रीनीट 26 के लिए आज से एग्जैक्टली 30 डेज बचे हैं। उन 30 डेज में आपको किस तरीके से रिवीजन करना है, किस तरीके से पढ़ाई करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या अप्रोच होना चाहिए। मैं ये नहीं प्रिडिक्ट करूंगा पेपर कैसा आएगा, लेकिन दो तीन चीजें आपको बताऊंगा कि पेपर कैसा आ सकता है, उसका रीजन लॉजिक एनालिसिस करके। पेपर इजी आता है तो कैसे पढ़ना है, पेपर टफ आता है तो कैसे पढ़ना है। अगर आपने साल भर कुछ नहीं किया है तो 30 दिन में बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग करके बायोलॉजी में तो 350 नंबर ला सकते हो, ये तो कसम खाओ। मैं अगर कहूं तो मैं आपको एग्जैक्टली एनसीईआरटी से 40 से 42 क्वेश्चन दिखा सकता हूं, जो एनसीईआरटी के थ्योरी, एनसीईआरटी के एग्जांपल से डायरेक्ट क्वेश्चन है। हेलो एवरीवन, आप सभी को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। रीनीट 26 के लिए आज से एग्जैक्टली 30 डेज बचे हैं। उन 30 डेज में आपको किस तरीके से रिवीजन करना है, किस तरीके से पढ़ाई करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या अप्रोच होना चाहिए, हर सब्जेक्ट का किस तरीके से आपको पढ़ना है, स्पेशली फिजिक्स में क्या करना है, टेस्ट कितने देने हैं, एनालिसिस कैसे करना है, पेपर इजी आएगा टफ आएगा, उसके लॉजिकल एनालिसिस करके मैं बताऊंगा पेपर कैसा आ सकता है। मैं ये नहीं प्रिडिक्ट करूंगा पेपर कैसा आएगा, लेकिन दो तीन चीजें आपको बताऊंगा कि पेपर कैसा आ सकता है, उसका रीजन लॉजिक एनालिसिस करके। पेपर इजी आता है तो कैसे पढ़ना है, पेपर टफ आता है तो कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज हम बात करेंगे आज से एग्जैक्टली 30 डेज तक। हमारा माइंडसेट, हमारा अप्रोच, हमारा तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का। सबसे पहली बात, जिन भी बच्चों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ होता है, वो एक्स्ट्रा फीस देके जनवरी अटेम्प्ट जेईई मेन एंड जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर देते हैं। किस लिए? एग्जामिनेशन फोबिया को फील करने के लिए, एग्जाम में बैठ के जो टाइम का कैलकुलेशन होता है उसको समझने के लिए, एग्जामिनेशन का डर मिटाने के लिए, एक रियल टाइम एग्जाम का फील लेने के लिए। हाँ सर, लेकिन हमारे पास तो नहीं है, उसका क्या लॉजिक है? उसका लॉजिक है, आपने भी तो थर्ड में का पेपर दिया था। वो जो पेपर आपने दिया भले ही कैंसिल हो गया, लेकिन उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये देखिए कि आपने वो पेपर देके ये तो सीखा कि वहां पे थर्ड में को एग्जैक्टली आपके टाइम कैलकुलेशन में क्या गलती हुई थी, आपके पेपर अटेम्प्ट करने के स्ट्रेटजी में क्या गलती हुई थी, आप पे जो एग्जामिनेशन का प्रेशर था उस प्रेशर में आपसे क्या गलती हुई थी, आप जो वहां पे एनसीईआरटी के कई सारे ऐसे लाइन मिस हो गए थे जहां से डायरेक्ट सवाल आए थे। सिग्निफिकेंट डिजिट, यूनिट एंड डायमेंशन कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ में आया। बायोलॉजी के कौन कौन से लाइन से नीट में एग्जैक्टली सवाल आ गए थे उसका फील आया। ये सारे फील आपको फ्री में मिल तो गया थर्ड में को। और आप सभी बच्चे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं एग्जैक्टली मुझे बताओ थर्ड में को आपसे क्या गलती हुई थी, टाइम के कैलकुलेशन का, सिली मिस्टेक्स का, एनसीईआरटी के पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या गलती हुई थी। उस गलती को आपने एक बार फील कर लिया, उसको दोबारा तो नहीं करोगे ना। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ कि नहीं? सर बात तो सही है। दूसरी बात, ये जो आपको 30 to 35 डेज मिले थे, अगर आपने पूरे साल मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, एकदम बर्बाद है तो देखो बस कोशिश करो, ना करने से कुछ करना अच्छा होता है। भागते भूत का लंगोटी यहां काफी है, तो फर्क नहीं पड़ता साल भर आपने क्या किया। एटलीस्ट कम से कम अगर आपने साल भर कुछ नहीं किया है तो 30 दिन में बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग करके बायोलॉजी में तो 350 नंबर ला सकते हो, ये तो कसम खाओ। बाकी मैं उन बच्चों पे आता हूं जिन लोगों ने पूरे मेहनत से साल भर पढ़ाई किया था। आपके लिए 30 दिन का फिर से एक ऐसा मौका मिला है जब आपने अपने पूरे रिदम को एक साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे लगा देना है और 100% फोकस से 100% इफिशिएंसी के साथ हर दिन को निकालना है। देखो, रिजल्ट वो दिन नहीं होता है जिस दिन रिजल्ट एक्चुअल में आता है। आप एग्जाम क्वालिफाई उस दिन नहीं करते जिस दिन आप एग्जाम देते हैं। एग्जाम क्वालिफाई आप हर उस दिन करते हैं जिस दिन एग्जाम के लिए आप अपना 100% देते हैं, और एग्जाम में फेल आप हर उस दिन होते हैं जिस दिन आप अपना 100% नहीं देते हैं और किसी तरीके से कोई कमी छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है, आपका एग्जाम खराब जाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा? क्या रिजल्ट के दिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इसमें रिजल्ट वाले दिन का कंट्रीब्यूशन है? नहीं, हर उस दिन का कंट्रीब्यूशन है जिस दिन आपने अपना 100% नहीं दिया था, जिस दिन आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, जिस दिन आप अपना मोटिवेशन लूज करके उस रास्ते पर चले गए थे जो एग्जामिनेशन से अपोजिट जा रहा था, आपने एग्जाम के लिए एफर्ट नहीं मारा था। समझ गए? तो 30 दिन बहुत होता है, अपना 100% दोगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब आइए, जो हमारा नेक्स्ट 30 डेज है वो है मिशन सिलेक्शन। अब मिशन सिलेक्शन में स्पेशली अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो चाहे आप फिजिक्स में कहीं भी हो, पहले ये 3 चेक लिस्ट को वेरीफाई करिए। अगर इस 3 पैरामीटर पे आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है 100%, तब आगे आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए। अगर इस 3 पैरामीटर पे आप पीछे लैग हो रहा है तो इन तीनों पैरामीटर को पहले फुलफिल करिए, मतलब इन तीनों पैरामीटर पे अपने आप को पहले प्रिपेयर करिए। सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो इस 30 डेज में हर चैप्टर को उठाओ और उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखो। रोज आपकी क्लास चल रही है कंपटीशन वाला पे मिशन 30 के नाम से, उसमें हर सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर रोज हो रहे हैं, हर दिन 2 क्लास आपकी हो रही है। उस दिन जैसे फिजिक्स में आज मैंने एटम पढ़ाया तो एटम में कम से कम 40 फॉर्मूला है,
40, हाँ ऑलमोस्ट 30 फॉर्मूला है, 30 फॉर्मूला है। उस 30 फॉर्मूला पे डायरेक्ट ही सवाल आते हैं आइटम से। उस 30 फॉर्मूला को रफ पेज पर लिख के एक बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को रफ पेज में लिख के प्रैक्टिस करने हैं, और हर चैप्टर जैसे जैसे मिशन 30 में होता जा रहा है या आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक दिन में पर्टिकुलर उस चैप्टर के पीवाईक्यू करते चलिए। सर ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चों के कर चुके होंगे, पहला पैरामीटर चेक्ड है। तो यहां पे अगर पीवाईक्यू आप पूरा कर चुके हो, तो आप एक काम करो, 100% पीवाईक्यू जब आपने पूरे हर सब चैप्टर का कंप्लीट पीवाईक्यू 20 साल का आप कर चुके हो, तो जो जो पीवाईक्यू गलती हुआ था ना उसका रिवीजन करो। पहले से अगर पीवाईक्यू कर चुके हैं तो जो जो पीवाईक्यू में आपकी गलती हुई थी, डिफिकल्ट हुई थी, मार्क करके रखा होगा, उसका रिवीजन करो, ठीक है। उसका क्या करो, रिवीजन करो, और साथ में हर चैप्टर के रफ में फॉर्मूला लिख के प्रैक्टिस करो। ये तो भाई मल्टीपल टाइम्स करने की जरूरत है। तो पहला पैरामीटर ये हो गया। दूसरा पैरामीटर, एनटीए ने जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस को खोलो, उसमें चैप्टर निकालो, और चैप्टर में एक एक वर्ड जो दिया है ना, उस वर्ड के रिस्पेक्ट में, उस वर्ड के रिगार्डिंग, उस वर्ड के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को समझो, उससे क्वेश्चन पीवाईक्यू पूछे गए हैं उसको करो। एनटीए का जो मेंशन सिलेबस में एक वर्ड आपका नहीं छूटना चाहिए, चैप्टर बाय चैप्टर ये कवर करते चलो। दूसरा पैरामीटर हो गया। तीसरा, एनसीईआरटी जो नया वाला है उसमें मार्क एनसीईआरटी में कंपटीशन वाला नीट वाला चैनल पे डाल ही रहा हूं, है ना। अगर आपने वो नहीं पढ़ना है तो सिर्फ पॉइंट टू पॉन्डर या स्पेशल पॉइंट जो होता है वो एनसीईआरटी का पढ़िए, और एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जाम्पल के क्वेश्चन कर लीजिए अगर आप नया क्वेश्चन करने के फिराक में है तो। भाई इस बार नीट 26 मैं अगर कहूं तो मैं आपको एग्जैक्टली एनसीईआरटी से 40 से 42 क्वेश्चन दिखा सकता हूं, जो एनसीईआरटी के थ्योरी, एनसीईआरटी के एग्जांपल से डायरेक्ट क्वेश्चन है। रोटेशन वाला 600 से 1200 रेडियन पर सेकंड एग्जैक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ सवाल है। लेंस वाला एनसीईआरटी से उठाया हुआ सवाल है, एक दो नहीं 42 क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। तो अगर आप ये चेक कर रहे हैं तो ये पैरामीटर को पहले फुलफिल करिए। इन 3 पैरामीटर पे आप 100% अपनी प्रिपरेशन पूरा कर सकते हैं। इसको जब आपने कर लिया, इसको अगर आपने कर लिया तो आप मल्टीपल टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, है ना। अगर आप ये साथ साथ में कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है, 2 टेस्ट पर 3 डे, मतलब रोज टेस्ट नहीं देना है, हर 3 दिन में 2 टेस्ट देना है, साथ साथ में एनालिसिस के लिए टाइम निकालना है, एनालिसिस के लिए टाइम निकालना है, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये मेरा पूरा है, कंप्लीट है, तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। नीट 2000 जेईई मेन 2026, जेईई मेन 2026 के जनवरी और मई अटेम्प्ट के हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन उठा के, जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट के क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करिए। अब आप कहेंगे सर ये भी करना जरूरी है, अगर ये सब आप कर चुके हैं तो करना जरूरी है, अगर ये सब नहीं किया तो पहले ये करिए, समझ गए। उसी तरीके से आपको केमिस्ट्री में भी सारे फॉर्मूला, वही 3 पैरामीटर जो है केमिस्ट्री में वही फॉलो करना है। बायोलॉजी में आप जानते हो, बायोलॉजी में बच्चे 300 नंबर लाते हैं ना, कहते हैं बायोलॉजी तो मेरा बढ़िया है, सब फिजिक्स खराब है। नहीं बेटा, आपका बायोलॉजी भी खराब है अगर 360 में से आपके 300 नंबर आ रहे हैं तो। ये जब तक आप नहीं एक्सेप्ट करोगे ना तब तक आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे पेपर इजी हो या पेपर टफ हो। बायोलॉजी में अगर टफ पेपर में 330 प्लस नहीं आते हैं और इजी पेपर में 350 प्लस नहीं आते तो आप सिलेक्शन भूल जाइए, किसी भी तरीके से आपका होने वाला है। अगर पेपर टफ आता है तो 330 प्लस और पेपर इजी आता है तो 350 355 नंबर आपके, तब जाके आप कह सकते हो कि बायोलॉजी आपका ठीक है। 300 310 290 नंबर लाके बायोलॉजी ठीक नहीं कहते, उसको कहते हैं महाघटिया बायोलॉजी है आपकी, उसको इंप्रूव करिए, ठीक है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये वाली चीजें करिए। अब ये चीजें सेल्फ डिसिप्लिन के साथ नहीं हो पा रहा है तो आपके लिए मिशन 30 चल रहा है। डेली लेक्चर होता है, 2 लेक्चर होता है, इनफैक्ट डेली 2 लेक्चर होता है। उस 2 लेक्चर को करते चलेंगे तो आपको एग्जैक्टली मैं बता दूं, जिस तरीके से फिजिक्स में हमेशा, चाहे उम्मीद की बात करो या कभी भी बात करो, एकदम टाइम लिमिट के साथ, डिसिप्लिन के साथ, टाइम के पहले सिलेबस कंप्लीट होता है ना। जैसे मेरा ही पोर्शन देखो, इस बार भी उम्मीद में मैंने टाइम से पहले कंप्लीट करके दे दिया था आपको 12th, और लास्ट ईयर उम्मीद में भी टाइम से पहले कंप्लीट करके दिया था। तो आपका मैं कोशिश कर रहा हूं जो 12th वाला पोर्शन मुझे पढ़ाना मैं 10 जून तक आपका कंप्लीट कर दूंगा। फिर भी वहां से आपके 11 दिन पेपर के बचे होंगे और बाकी सब्जेक्ट भी उसी डेडिकेशन डिसिप्लिन से चल रहा है, वो भी टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इससे स्टिक होके अपना काम कर सकते हो। साथ साथ पर डे जो डीपीपी मिलता है, मतलब उसके रिस्पेक्ट में, या फिर आप ये वाले क्वेश्चंस करो, है ना। डीपीपी करना है, नहीं तो चैप्टर कंप्लीट हो गया तो एनसीईआरटी जाके करो। डीपीपी में जेईई मेन के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग,
आप खुद करिए या मार्क्ड एनसीईआरटी है तो वहां से करिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको करना है, नीट के पीवाईक्यू आपको करना है, जेईई मेन 2026 के आपको पीवाईक्यू करना है, बस खत्म। अब आते हैं पेपर लेवल। अब देखो, अब एक लॉजिक है कि जब भी नीट का पेपर लीक होता है, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं होती, लेकिन सजा बच्चों को मिलता है। क्यों? पेपर टफ बना दिया जाता है। चाहे 2015 में लीक हुआ हो, 2016 में लीक हुआ हो, या 2024 में लीक हुआ हो, तो 25 का पेपर टफ बना है, लेकिन ये पेपर एक साल बाद टफ बनता है। लेकिन नीट 2026 सेम ईयर में हो रहा है, नीट 2026 सेम ईयर में हो रहा है, और इस बार सर 16 में भी सेम ईयर में हुआ तो पेपर थोड़ा रिलेटिवली टफ बना था। यहां पे समझने की कोशिश करिएगा, नीट 2026 और ये रीनीट 2026। अब यहां पे बात ये आती है कि सेम ईयर में पेपर का अगर लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा तो सीधा सीधा सवाल ये उठता है कि आपका कोई पैटर्न नहीं है क्या एग्जाम का, और बच्चे और ज्यादा परेशान और पैनिक होंगे। तो सारा क्रेडिट किसको जाता है? जिसके गलती से पेपर लीक हुआ है, जिसके गलती से पेपर का कोई पैटर्न फिक्स नहीं हो पा रहा, जिसके गलती से पेपर का कोई एक तरीका नहीं डिफाइंड हो रहा, जिसके बेसिस पे बच्चा उस चीज की तैयारी करे। आप बताओ, ये एक पेपर होने वाला है, उस पेपर का कोई पैटर्न ही फिक्स नहीं है, तो बच्चा तैयारी कैसे करेगा? किस तरह से तैयारी करेगा? कंफ्यूज रहेगा। तो सेम ईयर में ऐसा करने से बच्चों पे प्रेशर बहुत ज्यादा आ सकता है और एनटीए की क्रेडिबिलिटी पे दाग लग सकता है। तो मेरे हिसाब से उनको ये लॉजिकली सोचना चाहिए कि जेईई का पेपर एक अलग तरीके का होता है, उसमें टाइम ज्यादा मिलता है, नीट के पेपर एक अलग तरीके का होता है, उसमें टाइम कम मिलता है। उस टाइम के अकॉर्डिंग और जिस तरीके का नीट का 20 साल से पेपर होता आ रहा है, उसी तरीके से उनको कराना चाहिए। नहीं तो ये बात होगी कि गलती भी खुद करो और सजा दूसरे को दो, तो ये तो बहुत बड़ी गलत होगी, बहुत बड़ा मिस्टेक होगा। जिन बच्चों ने 2026 में अच्छे से मेहनत करके परफॉर्म किया है, अगर अचानक से पेपर का लेवल फिर अपोजिट कर दोगे तो उन बच्चों का नुकसान होगा। तो शायद एनटीए इसके बारे में सोचे तो पेपर लेवल इजी या मॉडरेट रख सकती है। तो इजी और मॉडरेट रखेगा तो वही आपको ध्यान में रखना है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी से आपको पेपर देना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने पेपर नीट 2026 का दिया था, उसी तरीके से आपको नीट 2026 रीनीट का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये हम 100% कह तो नहीं सकते कि इतना उनमें मैच्योरिटी होगा, इतना उनमें दिमाग होगा, ये हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि समझ गए ना, तो इतना नहीं हो सकता, तो पेपर लेवल टफ बनाएंगे। पेपर लेवल टफ बनेगा तो इसमें कोई नुकसान नहीं है ना। पेपर लेवल अगर लेंदी और मॉडरेट या टफ बनता है तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, नहीं कोई नुकसान नहीं है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। हो सकता है पेपर देते समय आपको थोड़ी डिफिकल्टी आई, सेलेक्टिविटी पे प्रॉब्लम आई। सेलेक्टिविटी मतलब सारे क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करने होते, क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको स्पीड से करना होगा, ठीक है। तो वहां पे आपको दिक्कत आएगा। अब वहां पे आप ये समझिए, जब नीट 2025 टफ आया था तो उसमें भी जो बच्चे 30+ क्वेश्चन फिजिक्स में किसी तरीके से कर लिए, उनका सिलेक्शन हो गया। पेपर जब 2024 का इजी आया था तो 35-38 क्वेश्चन करने के बाद, 40 क्वेश्चन करने के बाद भी गारंटी नहीं था कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, समझ रहे हो। और यहां पे शायद 30 तो मैं 30 के प्लस तो एम्स मिल गया था, यहां पे 25-26 क्वेश्चन करके लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। तो अगर नीट 2025 जैसा पेपर आता है और आपका लेवल इतना स्ट्रांग नहीं है, तो भी आप 25 जैसे पेपर में अगर आप 25+ क्वेश्चन कर लेते हो तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। कैसे? मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। 25+ क्वेश्चन करते हो तो 100 नंबर यहां से, केमिस्ट्री में 140 मान सकते हैं, और आपको मैंने बोला 330 के आसपास आपको टफ पेपर में भी स्कोर करना पड़ेगा। 330 मान लेते हैं तो 0 0 0 4 3 7 7 3 और 2 5, 570 नंबर। 528 तो कट ऑफ था, 528 तो कट ऑफ था, है ना। 570 नंबर आपको धुआंधार अच्छा जीएमसी मिलेगा। और इसी में अगर 5 क्वेश्चन और तुम ऐड कर दो फिजिक्स में तो हो गया भाई, एम्स मिल गया 600 नंबर पे। तो बी पेशेंटली मतलब क्या कहते हैं उसको, बी कॉन्फिडेंट, है ना। एंड अपने पढ़ाई पर, अपने मेहनत पर भरोसा करो। और पेपर अगर इजी आता है और पेपर टफ आता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन सबके लिए इजी होगा जब होगा, और टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा। आपका टेम्परामेंट स्विच होना चाहिए, इजी के अकॉर्डिंग और टफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पेपर अगर टफ आता है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इतने ही करने, मैं कह रहा हूं कि पेपर अगर टफ आएगा तो बहुत टफ क्वेश्चंस भी आपको 4 नंबर देगा और बहुत इजी क्वेश्चन भी 4 नंबर देगा। तो पूरे पेपर में इजी क्वेश्चन सेलेक्ट करके पहले करना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। मैं ये बात आपसे कहना चाह रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे। फिजिक्स का एक ही नारा, एनसीईआरटी, एनटीए सिलेबस और पीवाईक्यू बस वो हमारा, बस
फिजिक्स का एक ही नारा, एनटीए का सिलेबस, एनसीईआरटी और नीट पीवाईक्यू 20 ईयर वो हमारा। इतना कर लिया आप 100% इतना अगर कर लिए ना बेटा, मैं कहता हूं तुम 42 क्वेश्चन करके आओगे, 40 क्वेश्चन करके आओगे, चाहे कैसा ही पेपर आ जाए। ठीक है, बहुत टफ आएगा तो 38 करके आओगे, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। बहुत टफ का 38 और बहुत इजी में 44 44 बराबर होते हैं। समझ गए? ये 3 पैरामीटर अपना स्ट्रॉन्ग करो और आगे की तैयारी करो। ऑल द बेस्ट। जैसा सीरीज चल रहा है उसको स्टिक होकर फॉलो करो, अगर नहीं भी फॉलो करते हो तो अपना शेड्यूल बनाओ और इस तरीके से अपने पढ़ाई को अंजाम दो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।